हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज़ मैत्री और मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर और मैं लेकर आ गई हूं बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ द टॉपिक द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो व्हाट इज लाइफ? लाइफ हमें पता है कि जो भी लिविंग होते हैं उनको आप लाइफ की कैटेगरी में पुट करते हैं। अब इस लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है, यानी कि सेल, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आपको लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा जो कि डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। ऑन योर स्क्रीन यू कैन सिंपली सी कि हम क्या पढ़ रहे हैं। पर इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा हुआ था लास्ट वीडियो में कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। सो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? जैसे आपकी बॉडी में ऑर्गन्स हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे सेल के अंदर होते हैं ऑर्गेनेल्स जिनको एक पर्टिकुलर काम दिया हुआ है और वो वही काम कर रहे हैं, है ना। तो उस तरह के दो सेल ऑर्गेनेल्स हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में। हमने डिस्कस किया था अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया और हमने पढ़ा था अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। आई होप आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए और पुराने दोनों वीडियोस को देखिए। इसके अलावा इस नए वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि आपके लिए कितना हेल्पफुल है। ओके, so students, let's move ahead and start with our today's video. So I am going to talk about Golgi apparatus. Golgi apparatus को आप कहीं कहीं Golgi bodies भी लिखा हुआ देखेंगे। Okay, it's not only Golgi apparatus, it can be called Golgi bodies as well. Now Golgi apparatus जो रहता है, इसकी डिस्कवरी की थी कैमेलियो गोल्जी ने और उन्हीं के नाम पे फिर इसका नाम Golgi apparatus रखा गया। ठीक है, Golgi apparatus जो रहते हैं इनमें कई सारे सिस्टम इंटरलिंक्ड रहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड। तो आप ये देख रहे हो, इसका स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस इतना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कि हम ये समझते हैं, या फिर सारे साइंटिस्ट ने यही कहा है कि जो ये गोल्जी बॉडीज हैं दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर रिकॉल करती हूँ तो उसके क्या क्या पार्ट्स थे? सिस्टर्न, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। सो आप यहाँ पे भी सिस्टर्न देख सकते हैं जो कि पैरेलली स्टैक्ड है एक दूसरे से, और ये है वेसिकल्स। बस व्हाट इज नॉट देयर, इट इज अ ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो सिस्टर्न, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थे, यहाँ पे है सिर्फ सिस्टर्न्स और वेसिकल्स। और इसी वजह से, इतने रिजेंबल होने की वजह से ये कहा जाता है कि गोल्जी बॉडीज ओरिजिनेट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही हो रहे हैं। ठीक है, ये जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन और लिपिड्स का सिंथेसिस होता है, ठीक है, वो क्या है? रॉ फॉर्म में है। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं, हम मार्केट में जाएंगे, अगर सपोज हमने कुछ कपड़ों को खरीदना है, रॉ मटेरियल लेने गए, तो अब उस रॉ मटेरियल को आप ऐसे ही तो ड्रेप नहीं करोगे, आप अपने पसंद का उसे मॉडिफाई कराओगे और फिर आप उसका यूज़ करोगे। उसी तरह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स और प्रोटीन्स बनाते हैं, आप उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते हो, राइट। आपका सेल उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकता है। सो उस चीज़ की लेबलिंग एंड पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? It's going to do the labeling, modification and packaging. Okay, so इन तीनों चीज़ों के कारण what is going on? This is considered as a very important part of a eukaryotic cell. क्यों? क्योंकि labeling, packaging and modification of proteins and lipid is helping with a very important process called membrane biogenesis. अब membrane biogenesis क्या होता है? देखो, membrane यानी कि आपकी सेल मेम्ब्रेन और बायोजेनेसिस यानी कि उसका बनना। अगर आपको याद हो तो सेल मेम्ब्रेन के रॉ मटेरियल्स क्या हैं? व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? हमने पढ़ा था कि इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन दे आर फर्दर लेबल्ड, मॉडिफाइड, पैकेज्ड एंड डिलीवर्ड टू द
cell membrane so that those lipids and proteins can be utilized for the maintenance of the cell membrane, right? So that is known as membrane biogenesis. Okay, now let's move ahead and have a look at the functions of Golgi bodies that we have already discussed just now. Okay, now as I told you, two important functions, that it is helping with the labeling, packaging and modification of the proteins and lipid. इसके अलावा और क्या कर रहे हैं? इसके अलावा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कर रहे हैं. और द थर्ड फंक्शन, ये लाइसोसोम्स, प्राइमरी लाइसोसोम्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं आपके गोल्जी बॉडीज. ओके, सो दिस इज हाउ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड वी विल लर्न अबाउट लाइसोसोम. अभी तक हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था. फिर हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. फिर हम पढ़ रहे हैं गोल्जी बॉडीज. गोल्जी बॉडीज भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. एंड देन वी हैव द लाइसोसोम्स विच आर ऑल्सो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. द मेम्ब्रेन ऑफ द लाइसोसोम is only one, and lysosome is a sac-like structure which is filled with a lot of hydrolytic enzymes. Hydrolytic or the enzymes which are responsible for the breakdown. Okay, ऐसे enzymes जो कि breakdown के लिए responsible हैं, उनको कैरी करने का काम करते हैं लाइसोसोम्स. ठीक है, ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ सेल्यूलर डिस्टर्बेंस या फिर किसी तरह से ओल्ड और वॉर्न आउट सेल्स को डिस्पोज ऑफ करना होता है, तो ये जो लाइसोसोमल जूस होते हैं या लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, ये एक्टिव होते हैं और डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं. मतलब दे विल एनगल्फ और डाइजेस्ट द होल वॉर्न आउट सेल. ठीक है, सो इसीलिए आप क्या कहते हैं इनको? डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी कहते हैं. अब इस कंडीशन में कभी कभी क्या होता है, अ हेल्दी सेल कैन ऑल्सो डाइजेस्ट इटसेल्फ, किल इटसेल्फ व्हेन इट इज कमिंग इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम्स. इसीलिए हम इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं. गोल्जी बॉडीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर सेल में गोल्जी बॉडीज नहीं होंगे तो क्या सेल की फंक्शनिंग में इफेक्ट होगा? तो आप आराम से लिख सकते हैं कि वो लेबलिंग, पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन नहीं होगा लिपिड्स प्रोटीन का, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस नहीं होगी और लाइसोसोम्स का प्रोडक्शन नहीं होगा. और एक और क्वेश्चन है, व्हाई लाइसोसोम्स आर सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल? बिकॉज दे हैव सर्टन डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट हैज द कैपेसिटी टू किल होल सेल. Okay, that's why they are the suicidal bags. In during any stressful condition or any condition which is not favorable for the cell, these enzymes can be released and by the time ये enzymes release होकर whole cell को digest भी कर सकते हैं. तो इसीलिए आप इसमें क्या कह रहे हैं? suicidal bags of the cell. सेल के अंदर क्लीनिंग का प्रोसेस करने के लिए these lysosomes are very important. अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल की जो कि प्रिसाइसली प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है. उसको हम कहते हैं प्लास्टिड्स. ओके, अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपको डिफरेंस लिखने के लिए आता है तो आप लिखेंगे कि प्लास्टिड्स आर द सेल ऑर्गेनेल्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन द एनिमल सेल. अब प्लास्टिड्स जो रहते हैं ये कितने टाइप के हैं? प्लास्टिड्स 3 टाइप के होते हैं. Chromoplast, then we have chloroplast, then we have leucoplast. Okay. Chromoplast is a colorful plastid that imparts red, yellow, orange these colors to the flowers and the fruit of the plant. ठीक है, फ्लावर का कलर अलग, फ्रूट का कलर अलग जो होता है प्लांट्स में, तो वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट. ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं अभी इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी आपको. ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड है जो कि क्या कर रहे हैं? ये साइट है फोटोसिंथेसिस की. ठीक है, ये ग्रीन कलर के क्यों है? क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल. और ये आते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट में जो कि कलरलेस हैं.
ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो रहते हैं दे आर प्रेजेंट बियॉन्ड द रीच ऑफ द सनलाइट, यानी कि बहुत ही अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनका मेन काम क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। ओके, ल्यूकोप्लास्ट हेल्प्स विद द स्टोरेज ऑफ फूड, right? So these are three types of plastids that are present in the plant cell. Let's now talk about the structure of chloroplast, which is a very important part of the सेल, प्लांट सेल। चलिए मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। तो ये जो डायग्राम हम देख रहे थे ये किसका था, ये क्लोरोप्लास्ट का ही है, ठीक है। आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट भी जो है वो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें भी फ्लूइड फिल स्पेस प्रेजेंट है, इसमें भी फ्लूइड फिल स्पेस जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा वो प्रेजेंट है। दिस इज द फ्लूइड फिल स्पेस ओवर हियर, ओके। फ्लूइड फिल स्पेस इज प्रेजेंट, ठीक है। देन आफ्टर दैट इट हैज इट्स ओन डीएनए, इट हैज इट्स ओन डीएनए ऑल्सो, राइट। और किस सेल ऑर्गेनेल में उसका खुद का डीएनए था, हमने लास्ट वीडियोस में ये डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको याद है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि किस दूसरे सेल ऑर्गेनेल में आपको डीएनए मिलता है। ये भी एक क्वेश्चन है। नेम 2 सेल ऑर्गेनेल्स विच हैव देयर ओन डीएनए, राइट। सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो क्लोरोप्लास्ट ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट है ताकि अपनी मल्टीपल कॉपीज ये बना पाता है। इट्स नॉट ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, एक जगह से दूसरी जगह जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेकर जाने का रोल नहीं है, बट इट हेल्प्स इन मेकिंग इट्स ओन कॉपीज, okay. Then fluid fill space is present, they have their own DNA, they have pigment called, they have chlorophyll, okay. Now these stack of coins, okay, these are called thylakoid, okay, and the single unit of this is grana, okay, and the stroma is the fluid fill space here. So ये है आपका क्लोरोप्लास्ट जो कि साइट है ऑफ फोटोसिंथेसिस है। इसके अलावा इट शोज अ लॉट ऑफ रिजेम्बलेंस विथ माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके पास भी डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए है। इसके अलावा यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट सेलुलर प्रोसेस हो रहा है, एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है ना, और वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। इसमें फ्लूइड फिल स्पेस है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी फ्लूइड फिल स्पेस है। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट प्रिसाइसली प्लांट सेल्स में मिलते हैं, राइट। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ chloroplast. So as you can see, I told you that it has 2 layers in it. It has a fluid fill space which is called stroma. It has a stack of coins which is called thylakoid. Then the single unit is known as granum, and also it has its own DNA and ribosomes. And because of these factors, this plastids or chloroplasts are also known as autonomous cell organelle. Now the other important cell organelle which is called vacuoles. Vacuoles are the cell organelles which are present large size in a plant cell and very small size in the animal cells. There are possibilities, ऐसी भी possibilities होती हैं कि plant cells में आपको बहुत ह्यूज साइज के मिल रहे हैं, तो एनिमल सेल्स में हो सकता है एब्सेंट भी हो ये वैक्यूल्स। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, ये बेसिकली स्टोर करते हैं फूड एंड वाटर, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्लांट्स में मैक्सिमम सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं, मतलब मेटाबॉलिकली वो एक्टिव नहीं है, तो अपने लिए फूड को वो स्टोर करके रखते हैं, फूड और वाटर को विद इन द वैक्यूल्स ओनली। उसके अलावा सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है ये वैक्यूल, ओके। सो वैक्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट cell organelle which has
50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम इन दी प्लांट सेल। एनिमल सेल्स में बहुत छोटे छोटे होते हैं और कहीं कहीं हो सकता है एब्सेंट भी हो, कंप्लीटली एब्सेंट नहीं होते हैं, बट अगर प्रेजेंट नहीं भी है तो ये प्रोबेबिलिटी है, राइट। नाउ वी कैन सी vacuoles can be used in amoeba for when they are intaking the food, they are making food vacuole, and when the food is egested out of their body, यानी कि जब इजेशन का प्रोसेस होता है तब अमीबा में क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि वैक्यूल्स आर सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। भले ही वो सिंगल मेम्ब्रेन है और कहीं कहीं प्लांट सेल में तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल्स को अपना फूड और वाटर स्टोर करके रखना पड़ता है और सेल की टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वेस्ट का स्टोरेज भी करते हैं, इसलिए इनको स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स दी very important process of the cell which is called cell division. Okay students, what is division? Division means distributing into two or more. Okay, अब a typical cell is dividing and forming two or more daughter cells. ठीक है, अब आपकी बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है सोमैटिक सेल और एक होता है जर्म सेल्स। ठीक है, सोमैटिक सेल्स आपके नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं, जैसे आपकी स्किन में है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में है। इसके अलावा जो सेल्स प्रिसाइसली ओवरीज और टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम जर्म सेल्स कहते हैं। ठीक है, इन दोनों तरह के सेल्स में दो अलग अलग टाइप के डिविजन्स को हम देखते हैं, तो वो है टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है? दिस इज द प्रोसेस विथ विच अ पेरेंट सेल गिव राइज टू अ न्यू डॉटर सेल, बट हाउ? सो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सेल इट इज। अगर ये सोमैटिक सेल है यानी कि आपका नॉर्मल बॉडी सेल, तो किस तरह से होगा डिवीजन? डिवीजन होगा माइटोटिकली। और अगर ये जर्म सेल है तो जर्म सेल से क्या बनते हैं? आपके गैमेट्स बनते हैं, सेक्स सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो वो होगा मियोटिकली। तो सेल डिवीजन दो टाइप से होते हैं, दे आर माइटोटिक एंड मियोटिक। ये आप नोट कर सकते हैं कि कितने टाइप के सेल्स हैं। देयर आर सोमैटिक सेल्स एंड द वेजिटेटिव सेल्स। और इसमें क्या होता है, पेरेंट जो है, जो भी पेरेंट सेल है सोमैटिक है तो वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा, और रिप्रोडक्टिव सेल है तो वो मियोटिकली डिवाइड करेगा। ठीक है, सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो ओल्ड सेल जो है वो कैसे रिप्लेस होंगे विद द न्यू सेल्स? हमें गैमेट्स नहीं मिलेंगे। जब हमें गैमेट्स नहीं मिलेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कंडक्ट होगा? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द सेल टू रिप्लेस ओल्ड एंड worn out cell, to promote growth in an individual, for the process of sexual reproduction, so the germ cells can be formed, so the sex cells can be formed, right? So this is how cell division is very important, and मैंने आपको बताया कि दो सेल्स दो अलग अलग टाइप से डिवाइड करते हैं। तो now we will be discussing types of cell division. So देखते हैं, सबसे पहला है माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस एक तरह का सेल डिवीजन है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड हो रहे हैं इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस नहीं होते हैं। क्या होता है ना कि क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में एक्सिस्ट करते हैं। अब क्रोमोसोम्स क्या है? मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। ये क्रोमैटिन मटेरियल ड्यूरिंग सेल डिवीजन कंडेंस होता है। ठीक है, और कंडेंस होकर ये बनाते हैं इस तरह से क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके अंदर ही प्रेजेंट है डीएनए, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करके लेके जाता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में एक्सिस्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका नंबर जो है अगर रिड्यूस नहीं हो रहा है इनटू हाफ, सो वो कैसे डिवीजन है? इक्वेशनल डिवीजन। सो माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच टेक्स प्लेस इन द सोमैटिक सेल्स। इन दिस टाइप ऑफ
cell division, there will be no change in number of chromosomes. जितने number of chromosome parent cell में है उतने ही number of chromosomes आपको daughter cells में भी मिलेंगे, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होगा, नंबर रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो इसको आप कहते हो इक्वेशनल डिवीजन। यानी कि आप देखो, सपोज ये पेरेंट सेल है, इसमें डिवीजन हुआ और आपको 2 सेल मिले जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ नहीं हुए, आधे नहीं हुए, ठीक है, आपको डिप्लॉयड ही मिले। या फिर एक और एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर पेरेंट में n नंबर है, सिंगल ही है, हैप्लॉइड है, देखो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड डिप्लॉयड एंड अगर सिंगल क्रोमोसोम है तो दैट इज कॉल्ड हैप्लॉइड। तो ये जो n है ये है हैप्लॉइड, ठीक है। तो अगर पेरेंट सेल हैप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी आपको हैप्लॉइड मिलेंगे, अगर पेरेंट सेल डिप्लॉयड है तो डॉटर सेल भी आपको डिप्लॉयड मिलेंगे। इस तरह से आपने देखा सेल डिवीजन, राइट। सो सेल डिवीजन लाइक माइटोसिस है ना, माइटोसिस number of chromosomes are not getting reduced into half, so that's why you call it equational division, and you are observing this type of cell division in the somatic cells. The other type of cell division is meiosis, which you are observing in the reproductive cells, ठीक है। meiosis जो होता है ना 2 phases में होता है, ठीक है। सपोज ये पेरेंट सेल है और इसमें पहला meiotic division हुआ तो हमें मिले ऐसे डॉटर सेल, और ये क्या है, फर्स्ट meiotic डिवीजन। आप देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो गए, यानी कि डिप्लॉइड से आपको मिले हैप्लॉइड हैप्लॉइड। अब यहाँ फिर से सेकेंड meiotic डिवीजन होगा तो आपको डॉटर सेल्स क्या मिले, n और n, यानी यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ नहीं होते। जो मियोसिस 1 होता है उसी टाइम पे जो डॉटर सेल बने उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। देन सेकेंड जो मियोसिस होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, और ये कंप्लीट मियोसिस है। मियोसिस कंप्लीट होता है 2 फेजेस में, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड इनटू हाफ, और मियोसिस 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, ठीक है। सो ये कहाँ पे हो रहे हैं, ये होता है रिप्रोडक्टिव सेल में, और इसकी वजह से बनते हैं आपके गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं पेरेंट्स की। अब मैं आपको बता दूं कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्यों बनते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्रोमोसोम्स पेयर्स में है, तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो n और प्लस n होगा, तो हमें वापस से क्या मिल गया, 2n, जो किसके जैसा है, बिल्कुल पेरेंट सेल जैसा। अगर आपने यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस नहीं किए होते तो आपको कॉम्बिनेशन क्या मिलता, 4n, जो कि बिल्कुल अलग है, और ये क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में होगा क्रोमोसोमल एविरेशंस, यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होंगे, ठीक है। चलिए इतनी डेप्थ में नहीं जाते हैं, लेकिन सेल डिवीजन एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। तो सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस इन विच अ सेल इज डिवाइडिंग to replace the old cell. Now you have 2 types of cells in your body, that is a somatic cell and a reproductive cell. Somatic cell में जो division होता है उसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस नहीं हुए हाफ में, और उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे डॉटर सेल्स में जितने पेरेंट सेल में थे, ठीक है। मियोसिस में क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव सेल्स में हुआ मियोसिस, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो गए इनटू हाफ। मियोसिस की वजह से क्या मिला, गैमेट मिला। माइटोसिस की वजह से क्या हुआ, आपके जो बॉडी में ग्रोथ हुई, आपके जो वॉर्न आउट सेल्स थे वो रिप्लेस हुए, ठीक है। इस तरह से आपको माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंसेस लिखने के लिए एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आई होप आप आराम से लिख सकते हैं माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस। सो students, now we are done with the very first chapter of grade 9, that is the fundamental unit of life. I hope कि आपको इस टॉपिक के सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ पोस्ट कीजिए कमेंट्स में और मुझे बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक और डिटेल में दोबारा पढ़ना है। I will be helping you surely. With that note, thank you so much for watching us. Keep watching to Sikshastra Education. Thank you. Bye.